14 फरवरी को जब ये समाचार आए कि 40 सीआरपीएफ के जवान उस आत्मघाती हमले में मारे गए थे पुलवामा में, तो उस दिन से लेकर 26 को जब आपने इस पूरी एक्टिविटी को अंजाम दिया, कैसे प्रिपेयर किया एयरफोर्स ने अपने आप को? 2-3 चीज़ें गौर करने लायक हैं कि एक तो ये बड़ा वेल प्लान्ड ऑपरेशन था 26 का, नंबर 1। नंबर 2, ये प्लान करते वक्त भी उसमें इतनी सीक्रेसी और इतना वो रखा गया कि सरप्राइज जो एलिमेंट था, वो गार्ड पे थे, उनको पता था हम कुछ करेंगे, लेकिन स्टिल सरप्राइज जो एलिमेंट है वो अचीव किया गया। वो भी किया गया क्योंकि हमने जो भी कार्रवाई की, जो भी किया, जो प्लानिंग की, वो बड़ी सीक्रेसी, बड़े तरीके से की। और तीसरा जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन हुआ, बिल्कुल क्लॉकवर्क की तरह गया वो। तो ये ऑपरेशन को प्लान करने में कठिनाइयाँ जहाँ से आई, वो ऐसे क्या मुद्दे रहे? सीक्रेसी रखना बहुत ज़रूरी था। बड़े कम लोगों को पता था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। नीड टू नो बेसिस जिसको बोलते हैं। पूरे रेड क्वार्टर में अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें भी 4 या 5 लोगों को पता था कि हाँ भाई क्या हो रहा है, इतना टाइट था। दूसरा, जो भी हम कर रहे थे वो कोई ना कोई अल्टरनेट एक्सक्यूज़ था। जैसे कि अब किसी एयरफोर्स स्टेशन में, एक एयरफोर्स स्टेशन ले लीजिए कोई भी आप, उसमें तैयारी हो रही है। अब जो तैयारी हो रही है उसमें विजिबल रहता है कि हाँ भाई एक्टिविटी बढ़ गई है, फ्लाइंग हो रही है, कुछ प्रैक्टिस हो रही है, कुछ लोडिंग हो रही है। ये तो उसको हमने क्या किया कि इंस्पेक्शन का नाम दे दिया है कि हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस इंस्पेक्शन है, इसलिए हो रहा है ये सब। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ थी, हम लोगों ने जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो करते रहे हम। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उस समय ये वायु शक्ति चल रही थी, उसके बाद एरो इंडिया हुआ। अच्छा, जो डेट और टाइम है वो भी इन पर डिपेंड किया। अब एरो इंडिया हुआ तो एरो इंडिया नॉर्मल चलता रहा। चीफ तो थे हमारे, गए वहाँ पर 3-4 दिन वहाँ बिता के आए, मैं इधर संभालता रहा, तो सारी एक्टिविटी नॉर्मल चलती रही। अब आप देखिए उसके पहले भी 1-2 दिन पहले वॉर मेमोरियल आपका इनॉग्रेट हुआ, फ्लाई पास्ट वगैरह हुआ, सब कुछ। और तो और 25 की रात को हमारा बैंक्वेट भी हुआ, जो फेयरवेल था। तो जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है वो चलती रही। 26 को जो एरियल एक्शन इंडियन एयरफोर्स ने किया, उससे क्या टेकअवेज रहे? एक तो टेकअवे ये हुआ कि हाँ भाई आपने लेवल जो बढ़ा दिया है, जो एयरफोर्स का यूज़ किया है, जो आपने उससे ज़्यादा जो अंदर जाके कार्रवाई की है, मैसेज बहुत क्लियर है कि अभी कॉस्ट जो है आपकी, जो कार्रवाई कर रहे हो आप टेररिज्म की, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है भाई, नंबर 1। नंबर 2, अब हमारी जो पेशेंस है वो ख़त्म हो गई है। नंबर 3, जो अब आपने देखा होगा पाकिस्तान न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग इसको बोलते हैं, करता रहता है। तो कोई भी कि हाँ भाई हम न्यूक्लियर, वो जब भी ऐसे ही स्टेटमेंट शुरू हो जाती हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम न्यूक्लियर ये वेपन है, तो तीसरा वो ब्लफ भी कॉल ऑफ हो गया। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो बाकी दुनिया में जो कार्रवाई करते हैं, अमेरिका जैसे कार्रवाई करती रहती है, तो उधर क्या है कि एयरफोर्स का यूज़ करते रहते हैं वो, क्योंकि स्टैंड ऑफ वेपन से दूर से मार करते हैं। और वहाँ क्या है कि जब बूट्स ऑन ग्राउंड जाते हैं, जैसे एक्चुअल आर्मी जाती है अगर बूट्स ऑन ग्राउंड, तो उसको इन्वेजन समझा जाता है, उसको एस्केलेटरी समझा जाता है कि आप हमारे घर में घुस गए भाई। हमारे यहाँ उल्टा है। इस मौके के बाद अब देखिए, आप यूज़ करने के बाद भी एस्केलेशन जो है वो कंट्रोल हो सका। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी एयरफोर्स को यूज़ करते ही एस्केलेटरी हो गया और सीधी लड़ाई लग गई। बिल्कुल। 26 को सर जब ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उस समय किस तरह का माहौल था? हमको पता था कि हमने कार्रवाई की है, वो करेंगे, तो हमको उसके लिए रेडीनेस रखनी है। अब हमने रेडीनेस इसलिए पहले नहीं की कि हमारी वो पूरी टैक्टिकल सरप्राइज सब कुछ निकल जाता, तो हमने तैयारी सब कर ली थी। और मोमेंट जो वो एक्चुअली डिक्लेयर होने से पहले 3:30 जब पहला बॉम्ब गिरा, इन्फॉर्मेशन जानी शुरू हो गई कि हाँ भाई अभी तैयार हो जाओ, गार्ड ऊपर कर लो। तो हमारे लिए तो शुरुआत थी वो। उसके बाद फिर हमारी वो कार्रवाई शुरू हुई, जैसे बॉक्सिंग मैच में होता है कि हाँ भाई डिफरेंट कार्रवाई थी कि हाँ भाई अलर्ट स्टेटस उसको मेंटेन करना, उसको देखते देखते अलर्ट रहना कि हाँ भाई क्या होगा उस तरफ से, अगर कुछ होता है तो उसका जवाब देना, जैसे 27 को हुआ था। तो जो उनकी जो कार्रवाई हुई 27 की सुबह को, तो ये माहौल कैसा था? मतलब हम तो जब बाहर से उसको देख रहे थे तो हम तो बस उसको फॉग ऑफ वॉर ही कह सकते थे, क्योंकि हर किस्म की खबरें आ रही थी, लेकिन कुछ क्लियर नहीं था। जब एक्चुअल लड़ाई या एक्चुअल स्कर्मिश या एक्चुअल इंगेजमेंट जो भी आप बोलें उसको होता है, तो उसमें इतने सारे जहाज होते हैं कि फॉग ऑफ वॉर हमेशा हो ही जाता है। अब इसमें आप देख लीजिए, जैसे आपने बोला, अब सेकंड इसमें एस्पेक्ट देखिए कि अब उन्होंने जो जहाज
9:30 के करीब जो उनके उड़ने शुरू हुए, छः बेसिस से उनके जहाज़ उड़ने शुरू हुए। हमको पता था, अब एक्स था हमारा, हमको पता था मुरई, जैकोबाबाद, ये छः प्लेसेस से एयरक्राफ्ट एयरबोर्न हुए। अब ऐसा है कि कई बार जैसे बॉक्सिंग में होता है, पहले वो स्पारिंग करते हैं इधर उधर, अब ये नहीं पता कि कब वो पंच मारेगा। तो इन्होंने भी जहाज़ उड़ने शुरू हुए, इन्होंने भी 2-3 पैकेज बनाए। ओके, अब तीसरी चीज़ ये है कि अब इस एरियल वॉरफेयर में पीस टाइम में आप 10 किलोमीटर तक आ सकते हैं बॉर्डर के, वॉटएवर LOC या IB या जो भी है नॉर्मल है। 10 किलोमीटर के आप आगे आएंगे, आप स्टिल अपनी तरफ हैं बट अलार्म जरा बढ़ जाता है। अब आप IB क्रॉस करेंगे तो आपने फिर इनकर्शन किया, देन द अदर कंट्री इज फुली फ्री टू रिस्पॉन्ड, करेक्ट। अब इसमें जब ये इनका शुरू हुआ बिल्डअप, हमारे भी जहाज 5 बेसिस से जहाज एयरबोर्न हुए, ORPs एयरबोर्न हुई। हमारे पहले ही जहाज हवा में भी थे, वैक्स भी था और ORPs भी थी डिफरेंट लोकेशंस पे। तो इनके अबाउट 24 प्लस माइनस जितने भी जहाज थे, एग्जैक्ट नंबर वो तो उन्होंने 1-2 पैकेज ऊपर नीचे रखे एज अ डिकॉय, एक मेन पैकेज रखा, वो सब रखा। जब इन्होंने अपनी साइड से ही स्टैंड ऑफ वेपन जो है, जैसे इन्होंने H2 H4 यूज़ किए और REK यूज़ किए, जो स्टैंड ऑफ वेपन है दूर से फेंके, तो जब वो वेपन आए देन इट्स अ एक्ट ऑफ हॉस्टिलिटी। जब पाकिस्तान की कार्रवाई 27 फरवरी को हुई तो भारतीय सेना का एक इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स टारगेट किया गया। तो भारत के पास ग्राउंड्स थे कि वो पाकिस्तान की तरफ रिटेलिएट कर सकता था। इंडियन एयरफोर्स के पास था, उसकी कैपेबिलिटी भी थी। तो भारत ने रिटेलिएट क्यों नहीं किया? ये डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन है, ये इंडियन एयरफोर्स का डिसीजन नहीं है। पूरी तैयारी थी, और इंडियन एयरफोर्स ही नहीं, पूरी डिफेंस सर्विसेज, जैसे मैंने बोला, हमने सिस्टर सर्विसेज पूरे सबको पता था कि हाँ भाई ये है, एंड सब तैयार थे। सब तैयार थे, पूरी तैयारी थी। तो एस्केलेशन अगर डिसाइड होता या जरूरत होती तो एस्केलेशन हो सकता था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इसे कहा गया कि अब इसे डीएस्केलेट करना चाहिए? मेरे पे स्केल से थोड़ा बियॉन्ड है इसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हमारा वो प्रोसेस है, हर एक नेशन का होता है, सो दैट हाई लेवल डिसीजन दे आर टेकन। इंडिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था टू द अटैक ऑन द ब्रिगेड हेडक्वार्टर? हाँ, मतलब ऑफेंसिव रिस्पांस नहीं था डायरेक्टली मिलिटरी दिस थिंग। वो किसको टारगेट करेंगे? वो पब्लिक को टारगेट करते हैं, या पब्लिक टारगेट जो है उनको करते हैं, हमारे पावर स्टेशन या ये वो, तब तो सीधी एस्केलेटरी में आप बिल्कुल ही ऊपर चढ़ गए, मतलब अब तो वॉर सिचुएशन आ गई, करेक्ट। तो आप क्या लोगे सेकंड बेस्ट? मिलिट्री टारगेट। प्रधानमंत्री की तरफ से इस पे कई टिप्पणियां हुई थी, तो क्या भारतीय वायुसेना को किसी तरह का कोई प्रेशर था कि कैसा भी वेदर हो उसमें इस ऑपरेशन को अंजाम देना ही है किसी भी कीमत पर? कोई प्रेशर नहीं था, मतलब किसी का। हमने पूरे 15-16 दिन का वेदर पूरा रखा हुआ था हमारे पास कि ये विंडो है, ये विंडो, हमारे पास 2 विंडो थी। तो हमने ये विंडो चूज़ की बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक कि इवेंट्स क्या क्या चल रही है। अब ऐसा है कि क्लाउड्स भी ड्रिफ्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। हमारी बदकिस्मती थी कि वो जो एरिया था वो क्लाउड कवरिंग के अंदर आ गया, तो जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो सेंसर्स हैं वो करेक्ट पिक्चर नहीं ले पाए। तो अगर क्लाउडिंग ना होती तो मे बी सैटेलाइट पिक्चर से जो तबाही हुई थी या जो भी व्हीकल शेकल्स आती है, वो काफ़ी एक्टिविटी होती है वहाँ पर, वो सब दिखाई दे जाता है। भारतीय वायुसेना के पास गरुड़ कमांडोज नाम का एक बल है, जो अभिनंदन विंग कमांडर अभिनंदन का विमान जब सीमा के उस पार गिरा तो ऐसे मिशंस को अंजाम दे के इन पायलट्स को वापस लेके आने के लिए ही बना हुआ ये दल है। उस दिन ये दल को डिप्लॉय क्यों नहीं किया गया? Now in this case all this was thought of and but the things happened so fast। अब ये circumstantial है। वो पैराशूट उतरते ही उनका पाकिस्तानी विलेजर्स के साथ कांटेक्ट हुआ और सब्सिक्वेंटली आर्मी के साथ कांटेक्ट हुआ, और वो he was taken away and whole thing started appearing in social media। सो वो जो एक्टिवेशन का जो टाइम था वो हो ही नहीं पाया, उससे पहले ही ऐसा होता है। देयर कैन बी सिचुएशंस वेयर ही इज सेफ एंड ही इज समवेयर एंड नाउ ही इज एबल टू कांटेक्ट, वो सब भी, मतलब इस वाले में ऐसा था। ऐसी कोई चीज़ है जो आप अलग से बेहतर तरीके से करते हैं? हमने जो इसके बाद जो है हमारी पूरी डीब्रीफ हुई है और हमने पूरी टू डू लिस्ट बनाई है कि इसको किस तरह से बेटर कर सकते हैं और क्या कैपेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, क्या डेफिनेटली। तो वो सारे लेसन्स लर्न जो हैं वो कंपाइल किए गए हैं एंड उनमें एक्शन हो रहा है, मतलब उसको इम्प्रूव करने की। जैसे हमसे गलती हुई वो हेलीकॉप्टर के इंसिडेंट की, फॉग ऑफ वॉर में हो जाता है, वो पूरा एरिया उसी में लड़ाई चल रही थी पूरी, तो उसमें हमने काफ़ी करेक्टिव एक्शन लिया है। उसमें प्रोसीजरल लैप्सेस थे, ह्यूमन लैप्सेस थे, तो जो ह्यूमन लैप्सेस हैं उनको आई मीन
If you make a mistake, you have to have a rap on the knuckle. अगर हम बालाकोट के संदर्भ में भारतीय वायुसेना की सेहत की बात करें तो प्रोक्योरमेंट के मामले हो, एक्विजिशंस के मामले हो, सप्लाई के मामले हो, भारतीय वायुसेना की सेहत अभी किस तरह आप देखते हैं? So one is technology, second is better avionic, third is radar and weapon systems, fourth is networking, fifth is support aircraft. तो ये हमको पहले भी पता था, लेकिन जैसा मैंने बोला कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसमें भी यही लेसन्स आए हैं कि जो ये क्षमता हमारे पास है लेकिन और बढ़ाने की ज़रूरत है इसको.